हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं मोहित चौधरी आपके सामने आया हूं अपनी एंशिएंट इंडिया की क्लास लेकर। अब तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा और आपने वो सब कुछ सीखा कि किस तरीके से होमो सैपियंस जंगलों से बाहर निकलकर उन्होंने अपने लिए शहर बनाए और शहर में भी क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरीके से खत्म हो गया, क्या क्या उसके कारण रहे। अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल बोफोर्स एकेडमी के YouTube चैनल पर जाकर एक बार फिर या आप देख सकते हैं एंशिएंट इंडिया की हमारी क्लास। आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया के अंदर ही वैदिक एज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आरएमएस और सैनिक स्कूल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चंस तो मैं पिछली बार भी बताया था कि आपसे पूछा जा सकता है कि नेम ऑफ ह्यूमन, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन क्या है, तो वो है होमो सैपियंस। हमारा ऑनलाइन कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9958226152 पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आप हमारे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ पढ़ सकेंगे। हम बात कर रहे हैं वैदिक एज की। तो वैदिक एज में जो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं वो है आर्यंस। आर्यंस कौन थे, इनको आज क्या कहा जाता है, उस समय पे ये कहां से आए, इन सब के बारे में जब तक हमें जानकारी नहीं होगी हम वैदिक एज को समझने में इतनी अच्छे से वैदिक एज को नहीं समझ सकेंगे। तो वैदिक एज को अगर हमें समझना है तो हमें आर्यंस को समझना होगा। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म होने का कारण आर्यंस को भी माना जाता है। एक थ्योरी कहती है कि आर्यंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में रह रहे लोगों पर आक्रमण किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक शहरी सभ्यता थी उसको खत्म करके एक ग्रामीण सभ्यता को हिंदुस्तान के अंदर आगे बढ़ाया। तो आर्यंस को एक थ्योरी कहती है, हालांकि कुछ थ्योरी ऐसा भी मानती है कि आर्यंस ने ऐसा कोई हमला इंडस वैली सिविलाइजेशन पे नहीं किया था और इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्यंस की वजह से खत्म नहीं हुई थी। उसके दूसरे कारण हैं। वो कारण क्या क्या हैं आप हमारी पिछली क्लास में पढ़ सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो जो आर्यंस थे उन्हें हम इंडो यूरोपियन ट्राइब्स बोलते हैं, क्योंकि वो ट्राइब्स जिसकी सभ्यता हिंदुस्तान और जो यूरोप है उससे मिलती जुलती थी, उस ट्राइब्स को हमने इंडो यूरोपियन ट्राइब्स बोला। और ये जब मध्य एशिया से आए, मैं आपको बता दूं कि कहां से आए, ये आए हमारे सेंट्रल एशिया से। जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए और कहां बस गए, पंजाब और सिंध के नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रीजन में वो बस गए। और ये शुरुआत में जब आए तो कहां से आए थे, खैबर पास से आए थे। खैबर पास कहां पर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 55 किलोमीटर का कम से कम ये लंबा रास्ता जो मध्य एशिया को कनेक्ट करता है हिंदुस्तान से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 55 किलोमीटर का ये रास्ता जो मध्य एशिया को हिंदुस्तान से कनेक्ट करता है। इस रास्ते से होते हुए आर्यंस कहां पर आए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आकर बसे और बाद में ये गंगा रीजन में के जो प्लेन्स हैं उनमें आकर बस गए। हिमालय से लेकर बे ऑफ बंगाल तक जो गंगा का प्लेन एरिया है वहां पर इन्होंने अपने घर बसाए, अपने गांव बसाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो शहरी सभ्यता थी, लेकिन जब आर्यंस आए तो इन्होंने ग्रामीण सभ्यता का उदय हिंदुस्तान के अंदर किया। और ये जो सेप्टा सिंधु रीजन है जिसमें पंजाब हरियाणा का एरिया आता है, उसके आसपास का एरिया आता है। सेप्टा सिंधु रीजन क्या है, सेप्टा सिंधु रीजन है 7 रिवर्स का वो एरिया जहां पर आकर आर्यंस बसे और इनके द्वारा बोले जाने वाली मुख्य भाषा थी संस्कृत। और संस्कृत के बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो रसिया और उसके आसपास की जो
लैंग्वेज है उससे कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि संस्कृत का जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ, लेकिन हां संस्कृत को बड़ा होने में, उसके फल फूलने में हिंदुस्तान ने बहुत मदद की। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि संस्कृत हिंदुस्तानियों की, इंडियंस की ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है। ये यहां पर पहुंची किसके द्वारा? आर्यंस के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। संस्कृत जो ऐसी लगती है, जो बचपन से हमें ऐसा बताया गया है कि हमारी अपनी खुद की लैंग्वेज है, ये यहीं जन्मी, यहीं बढ़ी, यहीं बढ़ के आगे बढ़ी, तो ऐसा नहीं है। इस संस्कृत भाषा को, जिसकी स्क्रिप्ट क्या है, संस्कृत भाषा की जो स्क्रिप्ट है वो क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी, और हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? वो भी देवनागरी। तो हिंदी हमारी अपनी लैंग्वेज, लेकिन संस्कृत कहां की लैंग्वेज? आर्यंस की लैंग्वेज, जो मध्य एशिया से हमारे यहां पर आई। और इस संस्कृत ने जन्म दिया किसको? हिंदी को। तो हिंदी का जन्म हुआ हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन संस्कृत का जन्म हिंदुस्तान के अंदर ही हुआ, यह कहना गलत होगा। हालांकि कुछ ऐसी भी थ्योरी है जो ये मानती हैं कि संस्कृत लैंग्वेज भी हिंदुस्तान के अंदर ही जन्मी और आगे बढ़ी। लेकिन जो सबूत मिलते हैं आर्यंस के कि वो मध्य एशिया से आए, सेप्टा सिंधु रीजन, 7 नदियों के जो रीजन है उसके आसपास बसे, उनकी अपनी लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत थी। और इसका पर्याप्त सबूत जो मिलता है वो वैदिक कल्चर से मिलता है, कि वैदिक कल्चर में जो वेद लिखे गए उनकी भाषा भी संस्कृत थी। वैदिक एज के अंदर जो वेद लिखे गए उनकी अपनी भाषा भी संस्कृत थी, लेकिन संस्कृत को हिंदुस्तानियों ने खुले मन से उस समय अपनाया। और जो आर्यंस थे उनका जो मुख्य पेट भरने का स्रोत था या उनका जो मुख्य काम था वो पशुपालन था। वो क्या था? पशुपालन था। तो आर्यंस आए, कहां से आए? सेंट्रल एशिया से आए। कौन से रास्ते से आए? खैबर पास से आए। कहां पर आए? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो सेप्टा रीजन भी जिसको हम बोलते हैं। और बाद में कहां तक बसे? वो बसे गंगा के हिमालय से शुरू हुई और बे ऑफ बंगाल तक गई। इसका जितना भी प्लेन एरिया है उसमें आर्यंस बसे। लेकिन आज भी जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं वो ज्यादातर अपने आप को आर्यंस कहते हैं। और उनका जो है कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा में कम विश्वास है, हवन पूजा पाठ में, यज्ञ में उनका विश्वास कहीं ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मूर्ति पूजा और यज्ञ हवन अलग कैसे हैं? तो ये दोनों अलग ही हैं। मूर्ति पूजा में आप किसी देवता को सामने साक्षी मानकर उसकी मूर्ति में विश्वास रखकर पूजा करते हैं, जबकि यज्ञ में किसी मूर्ति की जरूरत नहीं होती है। आहुतियों के द्वारा ही अपने देवताओं को याद कर लिया जाता है। और आर्यंस के जो मुख्य देवता थे वो थे जल, वायु, ये और जल, वायु और आकाश। तो ये मुख्य देवता जिसको जो है आर्यंस मानते थे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जो नेचुरल चीज थी, मतलब कि प्रकृति की पूजा को ही आर्यंस ने बढ़ावा दिया था इन द कंपैरिजन कि वो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते। तो प्रकृति की पूजा यज्ञों के द्वारा ही की जाए, ऐसा आर्यंस की अपनी सोच थी और उन्होंने इसी को बढ़ाया। लेकिन इससे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें मूर्ति पूजा के सबूत मिलते हैं, क्योंकि पशुपति महादेव की मूर्ति इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई जगह मिली, जो ये दर्शाती हैं कि हां इंडस वैली सिविलाइजेशन मूर्ति पूजा में विश्वास रखता था। लेकिन अर्ली एज ऑफ वैदिक जब शुरू हुआ वहां पर मूर्ति पूजा के ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं। तो ये सब था किसके बारे में? आर्यंस के बारे में।
वैदिक एज जब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया? आर्यंस ने ये एज शुरू किया। कहां से आए, ये सारी चीजें आपने याद रखनी। कौन से रास्ते से आए, कहां के बस गए, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। सैनिक में भी, आरएमएस में और आरआईएमसी में किसी में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे ऑनलाइन कोर्स की। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन कोर्स आप लें जिसमें हम 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकें, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9958226152 पर कॉल कर सकते हैं और हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी 50% डिस्काउंट पर चल रहा है। ओनली 10K आपको देने होंगे और आप हमारे ऐप के माध्यम से, बोफोर्स एकेडमी के ऐप के माध्यम से आप क्लासेस कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारी एकेडमी का, बोफोर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें और हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ पढ़ाई शुरू करें। इसके बाद हम बात करेंगे आर्यन की सोसाइटी की, उनकी लाइफ स्टाइल की। जिस तरीके से आज भी हम अपनी फैमिली का हेड फादर को मानते हैं, और ये जो प्रथा थी ये किसने हमें दी कि हमारे फैमिली के जो हेड होंगे वो फादर होंगे, ये आर्यंस की ही सभ्यता है जिसको आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। तो आर्यंस ने जो हमें सभ्यता दी है उसको धीरे 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 हम अपनी सोसाइटी में, अपने लाइफ स्टाइल में इतना घोल चुके हैं कि ये कहना अब बिल्कुल अतिशयोक्ति होगा कि आर्यंस और इंडियंस अलग अलग हैं। अब हम एक ही हैं। तो पहले क्या हुआ, किसने आक्रमण किया, क्यों किया, आजकल भी बहुत ज़्यादा ये इस तरह की लड़ाइयाँ टीवी पर, न्यूज़ पर चलती रहती है कि उसने ये आक्रमण किया। ये सब चलता रहा है, ये हमारी पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। लेकिन उस सब चीज़ों से हमने क्या क्या चीज़ अपना ली वो इंपॉर्टेंट है। जो बुरी आदतें थी वो छोड़ दी गई, जो अच्छी थी। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि फादर को अगर हेड ऑफ फैमिली मानेंगे तो वो अच्छा है, तो ये चीज हमने पूरी तरीके से अपनाई। लेकिन जब ये अर्ली एज में वैदिक एज शुरू हुआ तो हम फादर को तो हेड ऑफ फैमिली मानते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि महिलाओं के लिए सभी दरवाजे बंद थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। पूरा सम्मान वैदिक एज में दिया जाता था महिलाओं को, बराबरी का सम्मान दिया जाता था। उन्हें पढ़ने की पूरी छूट थी, उन्हें अपने डिसीजन लेने की पूरी छूट थी। कोई भी यज्ञ बिना स्त्री के पूर्ण नहीं हो सकता था। ऐसी प्रथा वैदिक एज के अंदर ही देखने को मिली। इस प्रथा को भी आज तक हम अपने साथ जो है निभाते आ रहे हैं। जब भी आप अपने घर में हवन पूजा पाठ करते होंगे तो अगर पुरुष बैठा है तो स्त्री का वहां होना किसी भी हवन, किसी भी यज्ञ में अनिवार्य आज भी माना जाता है। तो वैदिक एज में भी इसी तरीके से क्या था, स्त्रियों को पूरा सम्मान दिया जाता था। सती प्रथा जैसी जो बाद में कुप्रथाएं जुड़ी वो वैदिक एज के शुरुआत में नहीं थी। गुरुकुल सिस्टम था जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है टीचर के साथ रहते थे और वहीं पर रह के पढ़ाई करते थे। तो टीचर का स्टूडेंट के साथ रहना और वहीं रह के पढ़ाई करना ही क्या है, गुरुकुल है। और ये गुरुकुल की जो सभ्यता है ये भी हमें वैदिक एज से ही मिली है, जिसको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। जो आपके हॉस्टल में रह के पढ़ाई हो रही है, जो एकेडमी में आप आके हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी कौन सा सिस्टम है, गुरुकुल सिस्टम है। और ये सिस्टम भी किसने दिया है, वैदिक एज में आर्यंस के द्वारा ही दिया गया। वार्स एंड सेक्रीफाइस व कॉमन। तो वार्स जो है, लड़ाइयां आर्यंस के लिए बहुत ही कॉमन थी। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि प्रकृति की पूजा को आर्यंस महत्व देते थे, इसीलिए गंगा और यमुना को पूजनीय बनाया। गंगा और यमुना को क्या बनाया, पूजनीय माना, पूजनीय मानते हैं। और वही प्रथा आज तक जो आर्यंस ने हमें दी वो हम मानते आ रहे हैं। आज भी गंगा को देवी माना जाता है, गंगा मां कहा जाता है। तो अगर गंगा को मां कहने की सभ्यता किसी ने दी तो आर्यंस ने दी। तो अब आप खुद बताइए कि होमोसेपियंस जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो आर्यंस हैं या
आर्यंस ने हमला किया था। अब ये कहना, इन दोनों चीजों को अलग अलग करना बहुत ही गलत होगा। अब ये दोनों एक ही हैं, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में रह रहे लोग तो ज्यादातर सभी आर्यंस ही हैं, जो बाद में संस्कृत लैंग्वेज में इतना जो है पकड़ नहीं रख सके, अलग बात है। लेकिन हिंदी लैंग्वेज जो कहां से निकली, संस्कृत से ही निकली, उसको पकड़ के आगे बढ़े हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो वैदिक एज के अंदर हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो वैदिक एज के अंदर हुई है, वो है इनका लिटरेचर। अभी मैं सिर्फ आपको जो लिटरेचर बता रहा हूं वो 4 वेद बता रहा हूं, लेकिन वैदिक एज के अंदर जो लिटरेचर है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। वेद के अलावा भी बहुत सारी लिटरेचर है जो वैदिक एज में लिखी गई, वैदिक एज में बताई गई। महाभारत हो, रामायण हो, ये सारे जितने एपिक हैं, जितनी स्टोरी है, ये सब वैदिक एज में ही लिखी गई और बताई गई। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं वेद्स को। चारों वेद वैदिक एज में लिखे गए, और क्योंकि 4 वेद जो है वैदिक एज में लिखे गए, जो एक तरीके से सनातन धर्म की, आर्यंस की नींव थे, इसलिए इस टाइम को भी वैदिक एज कहा गया। और ऋग्वेद इसमें ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, मतलब कि 1500 बीसी में, जब तक कि कोई भी रिलीजियस बुक उपलब्ध नहीं थी, ना बाइबल ना ही कुरान, कोई भी रिलीजियस या इनसे अलग जो अलग अलग धर्म हैं उनकी कोई भी बुक अवेलेबल नहीं थी। सबसे पहले, सबसे पुरानी अगर रिलीजियस बुक कोई है तो वो ऋग्वेद है। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और आगे पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक कौन सी है। तो ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक ऋग्वेद है, और ये कब लिखा गया, 1500 बीसी में। मतलब कि बाइबल का तो होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अभी तो जीसस क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ था। उनके जन्म से भी 1500 साल पहले हमने, आर्यंस ने ऋग्वेद लिख दी थी, और जिसके अंदर अलग अलग मंत्र, अलग अलग भगवान के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज दी गई थी। ऋग्वेद के अलावा सामवेद, जिसमें जो है क्या है, सामवेद जैसा कि नाम से पता चलता है, सा रे गा मा, ये सारे जो सुर हैं वो अगर हमें कहीं से मिले हैं तो वो कहां से मिले हैं, सामवेद से मिले हैं। मतलब कि अगर आप म्यूजिक के बारे में जानना चाहते हैं, म्यूजिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, और मंत्र किस तरीके से उच्चारण करने हैं, मंत्र उच्चारण करते समय आपकी लय क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी आपको सामवेद के अंदर मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद की, जिसमें हमें बताया गया रिचुअल्स के बारे में और सैक्रिफाइसेस के बारे में। रिचुअल्स मतलब कि अगर आपने हवन करना है तो हवन करने की क्या विधि होगी, क्या क्या उसमें जो है हमें पालन करना होगा, कितनी कन्याओं को खाना खिलाना होगा, हवन करते समय हम कौन से मंत्र बोल रहे होंगे, ये सारे रिचुअल्स, ये सारी सभ्यताएं हमें कहां से पढ़ने को मिली, हमारे यजुर्वेद से पढ़ने को मिली। और अथर्ववेद जो जाना जाता है मैजिक मेडिसिन के लिए, मतलब कि यजुर्वेद में हमें, अब सॉरी माफ कीजिए, अथर्ववेद में हमें बताया गया कि मेडिसिन, अगर आपको कोई बीमारी है, इस बीमारी के लिए आप किस तरीके से अपनी दवा खुद से तैयार कर सकते हैं, किन किन प्रोडक्ट के साथ अपनी दवा तैयार कर सकते हैं। और दूसरा इसमें बताया गया मैजिक के बारे में, और ये मैजिक ऐसा मैजिक नहीं था, ये मैजिक था जादू टोने वाला, कि अगर आपको किसी को अपने वश में करना है तो उसकी क्या विधि होगी, और अगर आप किसी के वश में हैं तो उससे बाहर कैसे आएं, इसकी क्या विधि होगी। ये सारी जानकारी, मेडिसिन की जानकारी हमें मिलती है अथर्ववेद में। तो ये चारों वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का नाम है गायत्री मंत्र। इस मंत्र का क्या नाम है,
गायत्री मंत्र। और जब भी आप कोई मंत्र पढ़ें तो 2 बार पढ़ें, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो 2 बार क्यों पढ़ें? क्योंकि हमें यजुर्वेद में यह बताया गया है कि अगर आप मंत्र पढ़ते समय उसका उच्चारण कई बार कुछ शब्दों का गलत कर देते हैं तो उसका आधा ही आपको पुण्य मिलेगा। अगर आप उसी मंत्र को 2 बार पढ़ेंगे तो आपका आधा आधा पूरा हो जाएगा और आपको मंत्र का पूरा पुण्य मिलेगा, उस मंत्र को पढ़ने का पूरा पुण्य मिलेगा। इसलिए कभी भी आप अगर मंत्र पढ़ते हैं तो उसको हमेशा डबल पढ़ें। अगर आपने 3 बार पढ़ा है तो 3 बार ना पढ़ें, फिर उसे 4 बार पढ़ें। अगर आपने 1 बार पढ़ा है तो उसे 1 बार ना पढ़ें, उसे 2 बार पढ़ें। ऐसे सारे रिचुअल्स हमें बताए गए हैं यजुर्वेद में। और गायत्री मंत्र जो मिला है वो कहां से मिला है? ऋग्वेद से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गायत्री मंत्र हमें कहां से मिला है। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं ऋग्वेद के अंदर, लेकिन हमें जो गायत्री मंत्र है सिर्फ उसके बारे में बताया गया है कि ये हमें कहां से मिला है? ऋग्वेद के अंदर से मिला है। अब हम बात करते हैं वैदिक सोशल स्ट्रक्चर की, कि आर्यंस ने अपने लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे, उनकी जो सोशल स्ट्रक्चर थे वो किस तरीके से। तो वर्ण्स थे, जो वर्ण्स उन्होंने 4 भाग में बांटे थे। ये आप सबको बहुत अच्छे से वर्ण्स, क्योंकि ये वर्ण्स आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। हालांकि तब वर्ण जो बनाए और आज जो वर्ण मौजूद हैं उनमें अब बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया है। मैं बताता हूं कैसे। पहले ब्राह्मण्स कहा गया उनको, जो पूजा करते थे और पढ़ाने का काम करते थे। क्या करते थे? पूजा पाठ जिनका काम था और पढ़ाने का जिनका काम था। जो गुरुकुल में टीचर थे या फिर पूजा पाठ मंदिरों में करते थे, उनको उनके काम के आधार पर कि ये कुछ लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, तो इनका ऐसा काम है, उच्च कोटि का काम है, सबसे उच्च कोटि का काम है किसी को पढ़ाना। तो अगर ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो ये ब्राह्मण्स होंगे। अब मैं भी आपको आज पढ़ाने का काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अब ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि अब सिस्टम चेंज हो गया है। अब ब्राह्मण सिर्फ वो हो सकते हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। मतलब कि पहले काम के आधार पर वर्ण्स डिवाइडेड थे और अब जन्म के आधार पर वर्ण्स डिवाइडेड हैं। ये धीरे धीरे चेंज हो गया। हालांकि आर्यंस की ऐसी सोच नहीं थी। उन्होंने काम के आधार पर वर्ण्स डिवाइड किए थे कि जो राजा होंगे या लड़ाई लड़ेंगे, जो राजा होंगे या लड़ाई लड़ेंगे उन्हें हम क्षत्रिय कहेंगे। मतलब राज करने का काम किसका होगा? क्षत्रिय का होगा। युद्ध में लड़ने का काम जो लड़ रहा है उनको हम क्या कहेंगे? क्षत्रिय कहेंगे। जो राज कर रहा है या युद्ध में लड़ रहा है वो क्षत्रिय है। लेकिन अगर मैं अब किसी युद्ध में भाग लूं और उस युद्ध में अपनी वीरता के झंडे गाड़ दूं तो भी मैं क्षत्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अब जन्म से क्षत्रिय नहीं हूं या नहीं हूं अलग चीज है, लेकिन अगर आप क्षत्रिय नहीं हैं तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको अब क्षत्रिय होने के लिए क्षत्रिय कुल में जन्म लेना आवश्यक है। उसके बाद वैश्याज आए, जिनका काम था व्यापार करना और फार्मिंग करना। जो व्यापार कर रहे हैं या जो खेती कर रहे हैं, उन सब को, उस सोसाइटी को, उन सब लोगों को वैश्य कहा गया। उसके बाद आए शूद्र, जो लेबर का काम करते थे या नौकर का काम करते थे। कुछ लेबर का काम जो लोग कर रहे थे, जो कुछ नौकरी कर रहे थे, उन लोगों को कहा गया शूद्र। लेकिन अगर मैं अब कहीं जाकर किसी की नौकरी करने लगूं या मैं कुछ क्या करने लगूं, कुछ सर्वेंट हो जाऊं कहीं पे किसी का, तो भी मैं ऐसा नहीं है कि शूद्र हो जाऊंगा, क्योंकि अब ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले भी
सर्वेंट हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, और शूद्र कुल में जन्म लेने वाले भी टीचर हैं और पढ़ा रहे हैं। तो ये जो वर्ण थे ये काम के आधार पर बांटे थे, लेकिन अब सिस्टम चेंज हो चुका है, बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे अर्ली वैदिक एज में सती प्रथा नहीं थी, लेकिन धीरे 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 लड़कियों के पढ़ने पे भी रोक लगी, उन पर पर्दा सिस्टम भी आया और सती प्रथा जैसी कुप्रथा भी आई कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उस पत्नी को जिंदा जलाया जाएगा। और ये प्रथा टूटी भी तो हो सकता है कि कुल के आधार पर जो अब डिवाइडेशन है, जन्म के आधार पर जो सभी को अपनी अपनी जातियां मिली हैं, आने वाले समय में ये भी खत्म हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वो सारी वर्ड्स जो आर्यंस ने काम के आधार पर बांटे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। हालांकि अभी वैदिक एज की और क्या क्या लिटरेचर है वो बचती है, और वैदिक एज के दौरान ही जो अपनी अलग अलग डायनेस्टी थी, जो अपने अपने साम्राज्य थे, 16 ऐसे अपने साम्राज्य थे जो बड़े साम्राज्य थे वैदिक एज के, वो पढ़ने अभी बाकी हैं, लेकिन उनको हम पढ़ाएंगे कब? अपनी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले आपको यह बता दें कि बोफोर्स एकेडमी का जो ऑनलाइन कोर्स है उसको आप हमारे बोफोर्स एकेडमी के ऐप से अभी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी उस ऐप को डाउनलोड करके हमारे ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन के द्वारा हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।